मोस्ट कॉमन रीजन जो स्पर्म काउंट मेन में कम कर रहा है। स्मोकिंग, अल्कोहल, ये दोनों मोस्ट कॉमन फैक्टर्स हैं। जिम करते हुए लोग जो स्टेरॉइड्स लेते हैं, डायबिटीज, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा स्पर्म्स को अफेक्ट करता है। टाइट अंडरगारमेंट्स पहनना, इस पे स्पर्म क्वालिटी पे कितना फर्क पड़ता है? आपके टेस्टिकल्स पे एरिएशन कम होती है, हीट बढ़ती है। दे नीड अ टेम्परेचर दैट शुड बी कूल। जैसे आपने लैपटॉप रखा हुआ है बहुत देर तक अपने थाइस पे, स्पर्म्स में प्रॉब्लम आती है। आईवीएफ अगर बार बार फेल होता है तो रिश्तों में भी फर्क आता है। बहुत ही सैड क्वेश्चन पूछ लिया आपने। एक्चुअली बहुत सारी फीमेल्स आती हैं मेरे पास, बहुत कॉमनली ये बात बोलती हैं कि मैडम मुझे इस बार बच्चा नहीं हुआ ना तो मेरा हस्बैंड दूसरी शादी कर लेगा। क्या एग फ्रीजिंग कराना ठीक है? एग फ्रीजिंग एक वरदान है जो साइंस ने हमें दिया है, इतनी बढ़िया चीज़ है। आप यंग से यंग उम्र में अपने एग फ्रीज करा के रख लो एंड व्हेन एवर यू आर रेडी आप उनको फर्टिलाइज करा लो। मेंस को भी अपने स्पर्म फ्रीज करवा के रखने चाहिए? बिल्कुल रखने चाहिए। अगर हस्बैंड वाइफ लॉन्ग डिस्टेंस में रह रहे हैं, हस्बैंड आउट ऑफ द कंट्री रहते हैं काम के चक्कर में एंड फीमेल इज हियर। सेकंड, मान लो किसी को किसी तरह की कोई ऐसी डिजीज डायग्नोस होती है जिसमें कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी आपको चलने वाली है, तो उस केस में आपके टेस्टिस पे असर पड़ता है, स्पर्म्स कम हो जाते हैं। तो उस केस में तो 100% सीमन प्रेजर्वेशन होना ही होना चाहिए। जिन मेंस का स्पर्म काउंट बिल्कुल जीरो रह गया है, क्या वो भी आज फादर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। इंडिया बहुत ही आगे बढ़ चुका है मेडिकल साइंस में, बट साथ के साथ ये काफ़ी कमर्शियल भी हो गया है। क्या आज मेडिकल साइंस रन कर रहा है या इसके पीछे कमर्शियल बॉडी है गब्बर फिल्म की तरह? देखो, उनको गब्बर बुलाना तो मुझे लगता है सही नहीं है, बट हाँ काफ़ी कमर्शियल हो गया है, कॉर्पोरेट्स आ गए हैं। अब देखो, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स अब अपना इन्वेस्ट करते हैं ना एक हेल्थ केयर में, तो इट्स रॉन्ग फॉर देम टू नॉट एक्सपेक्ट रिटर्न्स। जी। तो वो ऑब्वियसली पेशेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए तरह तरह की स्कीम्स चला रहे हैं, उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं एंड बट आई थिंक एक लेवल तक ये ठीक है। पेशेंट की हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके या पेशेंट को अनलॉफुली इलीगली ट्रीटमेंट प्रोलॉन्ग करके हॉस्पिटल में रख के बिल्स बनाना इज़ नॉट करेक्ट। आई डोंट थिंक कि वो बहुत ज़्यादा होता है। जो भी न्यूज़ आती हैं ऐसी कि बहुत ज़्यादा पैसे ले लिया, कुछ कर लिया, मोस्टली न्यूज़ मुझे लगता है बेसलेस होती हैं, क्योंकि पेशेंट्स को वो ट्रीटमेंट नहीं मिलता जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उनको शायद ये नहीं है कि उनका मरीज़ बिल्कुल ठीक हो गया है, तो इस वजह से उनको लगता है कि यार हमारे पैसे नहीं लगने चाहिए। पर आप देखो, इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, अगर प्राइवेट सेटअप्स ना आए, कॉर्पोरेट्स ना आए, गवर्नमेंट सेटअप्स सारी पॉपुलेशन को केटर नहीं कर सकते। बहुत पॉपुलेशन हमारे पास है ना, एंड वी डिज़र्व गुड फैसिलिटीज़, नॉट जस्ट इन प्राइवेट बट इन गवर्नमेंट ऑल्सो। बट हाँ, कॉर्पोरेट्स ने आके हेल्थ केयर को बिल्कुल आसमान पहुंचा दिया। इंडिया का हेल्थ केयर इज़ नाउ कंपेरेबल टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड सो एक्सेसिबल। मतलब मैं बता भी नहीं सकती कि यूएस और यूके में हेल्थ केयर बहुत अच्छा है, बट इतना इनएक्सेसिबल है। किसी को बुखार होता है, किसी को कोई चीज़ होती है, बीमारी होती है, उसको 2-2 हफ्ते तो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। दवाइयाँ अपने आप से ले लेके खाना तो बहुत ही दूर की बात, तो कर ही नहीं सकते। बिना प्रिस्क्रिप्शन आपको दवाइयाँ नहीं मिलती, इवन इफ इट इज पैरासिटामोल। इंडिया में आपको पेट में दर्द हो रहा है, विद इन हाफ एन आवर इफ यू आर एट द हॉस्पिटल, विद इन हाफ एन आवर सुपर स्पेशलिस्ट बंदा आके आपको असेस करके नोट्स डाल के ट्रीटमेंट डाल के आपको फ्री कर देगा। तो आई बिलीव कॉर्पोरेट्स आए हैं, उस वजह से थोड़ा सा लोगों का ट्रस्ट वेवर हुआ है हेल्थ केयर के अंदर। लोगों को लगता है कि वो अननेसेसरी पैसे चार्ज करते हैं, बट आई बिलीव उनका एक प्लस साइड भी है। बहुत सारे लोगों को केटर करते हैं, बहुत अच्छा हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं, एक्सेसिबल है। सो आई डोंट थिंक कि कुछ बुरा है। कुदरत से बड़ा कुछ भी नहीं है। कहते हैं कुदरती जो चीज़ हो जाए वो सबसे बेटर है, बट आजकल बहुत सारे लेडीज ऐसी हैं जिनके बेबी हो सकता है बट फिर भी वो आईवीएफ की तरफ जा रही हैं ताकि हमारा फिगर ना खराब हो। क्या ये रियलिटी है? देखो, बहुत सारे लोग ना इजी ट्रीटमेंट्स चाहते हैं। उनको लगता है, पहली बात तो मुझे लगता है थोड़ा फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है कुछ सेक्ट ऑफ पीपल में, कुछ रूरल पॉपुलेशन में, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में। उनको लगता है कि यार फटाफट बच्चा हो जाए, है ना, कि ताकि घर वालों को ये बोलने का मौका ना मिले कि कुछ प्रॉब्लम है, अब टेस्ट करा लो। सेकेंड चीज़ होती है कि लोगों को लगता है कि आसान तरीका है। आजकल 1,00,000-1,50,000 रुपए सबके पास होते हैं, तो लोगों को लगता है आसान तरीका है थोड़ा। ये मैं बता रही हूँ उन लोगों की बात जो लोग वर्किंग हैं, वर्किंग प्रोफेशनल, इनके पास बहुत काम है ज़िंदगी में और करने को, जिनको करियर ओरिएंटेड ज़्यादा है। उनको लगता है यार आईवीएफ करा के ख़त्म करते हैं, अब नेचुरली ट्राई करेंगे, मेहनत लगेगी, साइकिल्स मॉनिटर करने हैं, फिर तो उनको लगता है आईवीएफ करा के ठीक करते हैं। बट आई विल टेल यू हरमन,
नेचुरल प्रेगनेंसी जैसा कुछ भी नहीं होता। हमारे को फीमेल्स को एक एग चाहिए प्रेग्नेंट होने के लिए, एक साइकिल में एक एग ही बनता है, उससे प्रेगनेंसी होती है जो भी नेचुरल होती है। आईवीएफ है जो बोलता है कि फीमेल्स के डे 2 पे एटलीस्ट 10 to 15 एग्स होने चाहिए, क्योंकि आईवीएफ करते समय लैब में अट्रिशन होता है, ठीक है। जो भी एग डे 2 पे होते हैं, अगर 10 दिख रहे हैं तो 8 ही ग्रो करेंगे, 8 ग्रो करेंगे तो उसमें से 6 ही मैच्योर निकलेंगे, उसमें से भी एंड 6 बढ़िया क्वालिटी मैच्योर वाला निकलेंगे, select हाँ, होगा। तो उसमें से 3 या 4 एम्ब्रियो बनेंगे डे 5 वाले, क्योंकि ये लैब का प्रॉब्लम है, क्योंकि लैब में वो 6 के 6 एग्स एम्ब्रियो तक नहीं पहुंच पाते, जबकि फीमेल की बॉडी में पहुंच जाते हैं, समझ रहे हो। तो फीमेल की बॉडी से बेटर कुछ भी नहीं है, आईवीएफ लैब तो बिल्कुल नहीं है। तो जो पेशेंट्स नेचुरली कंसीव कर सकते हैं, जिसमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है टेस्ट में, एज अच्छी है, एग्स अच्छे हैं, सीमेन ओके है, जिनके पास टाइम है ज़िंदगी में, उनको हमेशा इंकरेज करना चाहिए कि आप नेचुरली ट्राई करो, एटलीस्ट 1 साल ट्राई करो, लग के करो, अपना साइकिल्स मॉनिटर करो। आप उनको हेल्प कर सकते हो, स्कैन्स करके उनका साइकिल मॉनिटर कर सकते हो, देख सकते हो कि हाँ फॉलिकल कब बन रहा है, उनको नेचुरली ट्राई करने का टाइम बता सकते हो, बट यू शुड नॉट स्किप टू आईवीएफ। डॉक्टर निष्ठा, 90s से पहले की फर्टिलिटी और आज की फर्टिलिटी में कितना रेशो का फ़र्क है और क्यों है? देखो, मुझे एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता, बट फर्टिलिटी डिक्लाइन बहुत रैपिडली हो रहा है, बहुत हुआ है और अब और भी रैपिडली हो रहा है। पहले के टाइम में मुझे तो कुछ फैक्टर समझ में आता है कि देखो, पहले शादियां यंग हो जाती थी, लोगों की लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस कम था, पैसे कमाने का स्ट्रेस कम था, घर का स्ट्रेस कम था, जनरल लाइफस्टाइल उनका बेटर होता था, फूड अडल्ट्रेटेड नहीं होते थे, एयर में पोल्यूशन कम थी, और लोग बच्चे जल्दी कर लेते थे बिकॉज थोड़ा सा करियर ओरिएंटेशन उनका कम होता था। ये सारे फैक्टर्स में उनकी प्रेगनेंसी, उनकी फर्टिलिटी बहुत हाई रहती थी, तो देखा जाता था कि हाँ बड़ी आसानी से बच्चे हो जाते हैं। यार उस टाइम पे बच्चे 25 साल में कर लेते थे लोग, 21 साल 22 साल में शादी जाती थी, 25 साल में बच्चे कर लेते। अब तो 25 साल तक पढ़ाई चल रही होती लोगों की, 25, मेरी खुद की पढ़ाइयाँ 30 साल तक चल रही, 30 साल में शादी हुई है, तो आप शादी के बाद 2-3 साल और लोगे अपने करियर को, हाउस को स्टेबल करने के, फिर आप बच्चे प्लान करोगे, और ये सबके साथ है नॉर्मली। तो 34-35 तक आते आते लोग पहला बच्चा प्लान करने के बारे में सोचते हैं आजकल। तो फर्टिलिटी तो डिक्लाइन होनी है, ऊपर से लाइफस्टाइल देखो हमारा, गंद खाते हैं बिल्कुल हम, जो भी खाना है यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कुछ भी हमें साफ सुथरा मिलता है, प्रेजर्वेटिव्स हैं। और यार अभी हाल फिलहाल न्यूज़ आती है किसी शहर में कंटामिनेशन पाया गया, पानी में लोग मर गए, किसी शहर में पनीर अडल्ट्रेटेड पाया गया, लोग बीमार हो गए। ये सब कितनी कॉमन न्यूज़ है, ये हम खाते हैं। एयर पोल्यूशन हर विंटर्स में ऐसी हो जाती है कि लोग बोलते हैं ये तो शहर रहने लायक ही नहीं है। तो फिर सब पे ही फ़र्क पड़ता है, लंग्स पे फ़र्क पड़ता है, तो क्या फर्टिलिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता? पड़ता ही है। ऊपर से लाइफस्टाइल इतना हुआ है, इतनी इन्फ्लेशन है, लोगों को पैसे कमाने की चिंता है, लोगों को लगता है बच्चे कर लेंगे तो पाल नहीं पाएंगे, स्कूलों की फ़ीस इतनी ज़्यादा है, उस चक्कर में लोग अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करते रह जाते हैं, और वो स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए थोड़ी फर्टिलिटी कम हो रही है और बहुत और रैपिडली डिक्लाइन कर रही है। आईवीएफ क्लिनिक या हॉस्पिटल में चल जाओ, वहाँ पे बताया जाता है कि जी हमारा सक्सेस रेशो इतना है, ये है वो है, मतलब अपने आप को बड़ा हाइप्ड बताते हैं। क्या ये मार्केटिंग गिमिक है कि एक्चुअल में ये नंबर्स इतने स्ट्रांग है? सो देखो, आई विल नॉट कॉमेंट अबाउट एनी अदर आईवीएफ सेंटर जहाँ हम काम करते हैं। वहाँ का आईवीएफ सक्सेस रेट 70 से 75% है। वी हैव ऑल द अवेलेबल टेक्नोलॉजी जो अभी इंडिया में है, टॉप टेक्नोलॉजी हमारे पास है, लैब टॉप क्लास है, ये सब टेक्नोलॉजी मिला के 70 to 75% का सक्सेस रेट हम देते हैं। एंड डेटा है हमारे पास इसको प्रूव करने के लिए, कोई भी आके डेटा एक्सेस कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मैंने खुद अपने इतने सालों के करियर में जब मैं काम किया है, मैंने खुद देखा है कि सक्सेस रेट इतना है। अब बहुत जो नए एंटरप्राइजेस खुल रहे हैं, जो नए आईवीएफ सेंटर्स खुल रहे हैं, जिनको अपना नाम बनाना है, हो सकता है कि वो थोड़े नंबर्स एग्जैजरेट करते हों, बट नॉट अस। एंड विद आई बिलीव करेक्ट नॉलेज एंड गुड टेक्नोलॉजी के साथ 75% रेट सक्सेस रेट अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। पहले एक वेव चली थी एग फ्रीजिंग की, जो बॉलीवुड तक सीमित थी या उन लोगों तक जो बहुत पैसे वाले थे, बट आजकल ये ज़्यादा कॉमन हो चुका है। क्या एग फ्रीजिंग कराना ठीक है या एक वेव का हिस्सा है? एग फ्रीजिंग एक बोन है, एक वरदान है जो साइंस ने हमें दिया है, फीमेल्स को स्पेशली। फीमेल्स की फर्टिलिटी मेल्स के कंपैरिजन में बहुत जल्दी डिक्लाइन करती है। आफ्टर 35 द एग काउंट डिक्लाइंस रैपिडली,
अब अगर फीमेल्स को मेल्स के साथ कदम से कदम मिला के चलना है वर्ल्ड में, पैसे कमाने हैं, बिजनेस लीडर्स बनना है, एंटरप्रेन्योर्स बनना है, तो उनको भी टाइम चाहिए ज़िंदगी में पढ़ाइयाँ पूरी करके बिजनेस सेटअप करने के लिए। अब उस दौरान में आपको बच्चे भी करने हैं, बिकॉज योर बायोलॉजिकल क्लॉक इज एक्चुअली अगेंस्ट योर फाइनेंशियल क्लॉक, बिल्कुल उल्टी चलती है। तो एग फ्रीजिंग इसको रोक देता है, बायोलॉजिकल क्लॉक को। आप सही समय पे अपने एग फ्रीज करा लो। मतलब आई डोंट सी एनी पॉइंट कि इसको क्यों नहीं कराना चाहिए, इतनी बढ़िया चीज़ है। आप यंग से यंग उम्र में अपने एग फ्रीज करा के रख लो, एंड वेन एवर यू आर रेडी टू हैव अ प्रेगनेंसी, आपका पार्टनर कोई भी हो सकता है, और कितने भी साल पे आपको लगता है अब मुझे प्रेगनेंसी करनी है, आप उनको फर्टिलाइज करा लो। आई सी इट इज़ अ वंडरफुल थिंग। और सबको नॉलेज हो गई है तो अच्छी बात है, और भी नॉलेज होनी चाहिए। देर आर स्टिल फीमेल्स जो गाँव में रहते हैं, जो दूर रहते हैं, जिनको इतना सोशल मीडिया एक्सेस नहीं है, उनको तक ये नॉलेज पहुँचनी चाहिए कि फर्टिलिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं। ये तो ही एग फ्रीजिंग की बात। क्या मेंस को भी अपने स्पर्म फ्रीज करवा के रखने चाहिए? बिल्कुल रखने चाहिए। नाउ मेन को कब ज़रूरत पड़ती है स्पर्म फ्रीजिंग की? मोस्टली कि अगर हस्बैंड वाइफ लॉन्ग डिस्टेंस में रह रहे हैं, हस्बैंड आउट ऑफ द कंट्री रहते हैं काम के चक्कर में, एंड फीमेल इज़ हियर, एंड आपको डिफरेंट प्रोसीजर्स कराने हैं, IUI करा रहे हो आप या फिर IVF करा रहे हो, तो आप सीमन फ्रीज करा के जा सकते हो। सेकेंड, मान लो किसी को किसी तरह की कोई ऐसी डिजीज़ डायग्नोस होती है, मोस्ट कॉमनली कैंसर्स हो गए, जिसमें कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी आपको चलने वाली है, तो उस केस में आपके टेस्टिस पे असर पड़ता है, आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस पे असर पड़ता है, स्पर्म्स कम हो जाते हैं। तो उस केस में तो 100% सीमन प्रिजर्वेशन होना ही होना चाहिए। आप सीमन प्रिजर्व कराओ, एंड व्हेन यू आर रेडी टू हैव अ चाइल्ड, आप क्या कहते हैं, बनवा लो अपने एम्ब्रियो। ये मतलब मेल्स के लिए एज अ इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर कि फर्टिलिटी डिक्लाइन हो रही है। उनकी फर्टिलिटी अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली थोड़े लंबे समय तक इंटैक्ट रहती है, बट ये और चीज़ों के लिए यूज़ होता है। लॉन्ग डिस्टेंस है, या फिर आपको कोई कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी चाहिए, उसके लिए आप उसको प्रिजर्व करा सकते एग हो। फ्रीज कराना और स्पर्म फ्रीज कराना, ये कॉस्ट क्या करता है? मैंने तो सुना है ये लाखों में जाता है। देखो, थोड़ा तो एक्सपेंसिव पड़ता है। देखो, एग फ्रीजिंग में इंजेक्शंस तो वही लग रहे हैं जो IVF में लग रहे हैं। बेसिकली एग्स को बड़ा करने के इंजेक्शंस तो सेम ही हैं। अगर हम इंजेक्शन की कॉस्ट को कैलकुलेट करके सब कुछ देखें तो अराउंड 1 लाख के आसपास पड़ जाता है एग फ्रीजिंग। सीमन फ्रीजिंग इज़ मच चीपर, बिकॉज उसमें हमें कुछ हार्मोनल थेरेपी देने की ज़रूरत नहीं होती है नॉर्मल केसेस में। उसमें बस हमें इजैक्युलेटेड सीमन चाहिए। तो सीमन फ्रीजिंग विद समवेयर कॉस्ट अराउंड 15,000 to 20,000 रुपीज़ फॉर अ ईयर। दैट इज़ जस्ट द फ्रीजिंग कॉस्ट ओनली। उसमें हमें कुछ और एक्स्ट्रा देने की, ड्रग्स देने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर सपोज मेल्स के स्पर्म्स जो हैं इजैक्युलेट में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो हमें स्पर्म्स डायरेक्टली टेस्टिस से लेने पड़ रहे हैं बाय टीसा या माइक्रो टीसा, वट एवर प्रोसीजर, तो वो प्रोसीजर कॉस्ट आती है। टीसा में समवेयर कॉस्ट अराउंड 20,000, एंड माइक्रो टीसा बहुत ऐसा हाई लेवल एक सर्जरी होता है, माइक्रोस्कोपिक सर्जरी है, उसकी वो एनेस्थीसिया में भी होती है। उसकी कॉस्ट समवेयर कम्स अराउंड 80,000 to 1 लाख के आसपास। अनफॉर्चुनेटली मान लो किसी कपल का IVF फेल हो गया, वो दोबारा अगर करवाते हैं तो कितना गैप रखना चाहिए, या ये कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस चलता रहता है? IVF फेल हुआ है, उसके कारण क्या है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना गैप रखना है। मान लो आपकी प्रेगनेंसी आई ही नहीं है, नेगेटिव आ गया है, तो यू कैन गो फॉर अनदर IVF साइकिल जस्ट द नेक्स्ट मंथ, ठीक है। बट अगर मान लो प्रेगनेंसी आई है एंड फिर हार्ट बीट नहीं लगी है, या अंदर रेमिनेंट्स है, हमें उनको क्लियर करना है, जिसको हम मिसकैरेज भी बोलते हैं, है ना, तो उसको भी काउंट तो IVF फेलियर में ही करते हैं। तो अगर वो है तो उसको अगर क्लियर कराना है तो देन वी हैव टू वेट 2 to 3 months में भी। वो क्लियर करने में 15 days के बाद स्कैन करके देखने में कि सब कुछ ठीक है या नहीं है, उसमें हो सकता है कि 2 months का टाइम पीरियड लग जाता है। उसके बाद वी कैन ट्राई अगेन। एज डॉक्टर्स, मतलब मुझे लगता है कि हर IVF स्पेशलिस्ट ये चाहता है कि कोई भी पेशेंट जो उसके पास आया है वो खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहिए। अगर उस पेशेंट ने पैसे लगाए हैं और मोर इम्पोर्टेंटली आप पे विश्वास दिखाया है, तो आपको उसको प्रेगनेंसी देके वापस भेजना है। तो मैं हमेशा अपने फेलियर पेशेंट्स को भी हमेशा अर्ज करती हूँ कि प्लीज़ डू नॉट लीव ट्रीटमेंट ये सोच के कि आपका ट्रीटमेंट फेल हो गया है। आप पैसे जोड़ लो, बी फाइनेंशियली मोर सिक्योर, एंड फिर आ जाओ, करेंगे एक बार ट्राई। अनफॉर्चुनेटली मैं फ्री में नहीं कर पाती किसी का, हर चीज़ के पैसे मुझे लगते ही हैं, बट आई वुड ऑलवेज वांट पेशेंट्स टू कीप ट्राइंग सो दैट वन डे दे आर सक्सेसफुल। IVF अगर बार बार फेल होता है तो रिश्तों में भी फ़र्क आता है? बहुत ही सैड क्वेश्चन पूछ लिया आपने। एक्चुअली बहुत सारी फीमेल्स आती हैं मेरे पास, बहुत सारी फीमेल्स आती हैं, एंड मैं एक्चुअली कहना नहीं चाहती, पर मोस्ट शो हरियाणा की बेल्ट से
थोड़ा रूरल एरिया से जो फीमेल्स आती हैं, बहुत कॉमनली ये बात बोलती हैं कि मैडम मुझे इस बार बच्चा नहीं हुआ ना तो मेरा हस्बैंड दूसरी शादी कर लेगा। उनको प्रेशर होता है हस्बैंड से, मदर इन लॉ से मोर कॉमनली। और मुझे इतना बुरा लगता है, यंग होती हैं, 29-30 ईयर्स की फीमेल हैं, अब क्या होता है उनमें शादी हो जाती है थोड़ी जल्दी, 21-22 साल पे शादी हो गई है, तो जैसी अब 30 ईयर्स में हम मान लो 8 साल गुजर गए उसके, अब उसको प्रेगनेंसी नहीं हुई है, पर टेस्ट में सब कुछ ठीक है। मैंने खुद देखा है, मैंने जब आईवीएफ किया तो फर्स्ट साइकिल में प्रेगनेंसी आई, पर फिर उसको अबॉर्शन हो गया। तो हमने बोला नेक्स्ट हमारे पास एम्ब्रियो पड़े हुए हैं, तुम्हारी एज अच्छी है, हम एक बार एम्ब्रियोज दोबारा डाल देंगे। बट वो आए नहीं वापस, वो इतने हताश थे, तो उन्होंने पता नहीं, उनको लगा कि क्या हम हो गया है, ज़िंदगी उनकी ख़त्म हो गई है। मैंने एक बार डांट भी लगाई कि तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो कि तुम्हारी लाइफ ख़त्म हो गई। एक आईवीएफ साइकिल हमने किया है, उसमें सक्सेस नहीं आई है, बट मैं तुम्हें कह रही हूँ कि आ जाएगी प्रेगनेंसी। कोई ऐसा बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, कोई ऐसे बहुत बड़ी कारण नहीं लग रहा है प्रेगनेंसी ना आने का। बट मतलब बहुत ही सैड सिचुएशन है। उनके पास इतनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी तो नहीं है कि वो आगे बढ़ के अपना इलाज खुद करा पाएँ। उनको पति पे डिपेंड करना पड़ता है पैसों के लिए, मतलब सास ससुर पे डिपेंड करना पड़ता है। अब वो पैसे नहीं देंगे तो वो कैसे आएंगे इलाज कराने। अगर ये आईवीएफ फेलियर बार बार हो रहा है तो इससे डिवोर्स रेशो भी बढ़ रहे हैं इंडिया में। देखो एक्चुअली उल्टा है, डिवोर्सेस कम हो रहे हैं आईवीएफ से। डिवोर्स तब होते थे जब लोगों को प्रेगनेंसियां नहीं होती थी और उनके पास कोई कारण नहीं होता था, उम्मीद ही खत्म हो जाती थी, उम्मीद ही नहीं होती थी। पेशेंट को प्रेगनेंसी नहीं हो रही, उनको पता ही नहीं है क्यों नहीं हो रही, और उस चक्कर में वो लोग कहते थे हम दूसरी शादी कर लेते हैं क्योंकि इसको तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। जब से आईवीएफ आया है उन्होंने लोगों को उम्मीद दी है कि प्रेगनेंसी हो सकती है, किसी भी एज में हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आईवीएफ से बल्कि डिवोर्स रेट कम हुआ है। लोगों में एक एक स्ट्रैटेजी है उनके दिमाग में एट दी बैक कि कुछ नहीं होगा तो आईवीएफ से करा लेंगे। उम्मीद की किरण आईवीएफ। यस डेफिनेटली। नेचुरल इंटीमेसी एंड प्लान इंटीमेसी, लाइक आज तो ओव्यूलेशन डे है, आज तो हमने करना ही है। सो ये परफॉर्मेंस प्रेशर से फेलियर रेशो ज़्यादा बढ़ रहा है। देखो परफॉर्मेंस प्रेशर तो इंसान खुद ही ले लेता है अपने पे ना, पर प्लान्ड इंटीमेसी से सक्सेस रेट बढ़ता है, कम नहीं होता है। सो अगर आपको टाइम हो गया है खुद ट्राई करते हुए, 1 साल से ऊपर हो गया और नहीं हो रहा है प्रेगनेंसी ना, तो प्लान्ड इंटीमेसी के अलावा ऑप्शन भी क्या है, आपको करना ही चाहिए। आपको डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए, वो आपके स्कैन्स करे, मॉनिटर करे, देखे किस दिन आपका फॉलिकल बना है और उस दिन आपको बोले कि आज आप ट्राई करो हस्बैंड के साथ, आज मतलब आने वाले 3-4 दिनों में, जैसे हमने वो गुड न्यूज़ मूवी में भी देखा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक उससे अब वो देखो परफॉर्मेंस प्रेशर इंसान ले लेता है अपने पे, वो काउंसलिंग का पार्ट है। इसीलिए हर आईवीएफ क्लिनिक पे एक काउंसलर होना चाहिए जो उनको समझाए कि इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, इट्स लाइक नॉर्मल ओनली, बट आपको इन 4 दिनों पे करने का ट्राई करना है। तो बट उससे सक्सेस रेट कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। मेल ईगो की अगर बात करें, लाइक जैसे मेल सोचता है तू मर्द है, तू घोड़ा है, तू खस्सी कैसे हो सकता है, क्या ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है? जब मर्द एक मेल आपके पास आता है, वो काउंसलिंग से कितना डरता है या वो खुल के बातें अपनी रख पाता है? क्योंकि ये चीज़ें हर मेल के अंदर होती हैं जो मेल ईगो है। तो देखो बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड एक्चुअली ना हर मेल में, चाहे वो पुराने ज़माने के हों, चाहे वो नए ज़माने के जेनजी हों, मिलेनियल्स हों, सब में थोड़ी ना थोड़ी ईगो रहती है, सब में रहती है, अगर आप एक बार ही बोल दो कि हाँ चलो सीमेन में भी थोड़ी प्रॉब्लम आई है तो चलो ठीक है। अगर आप उनको ज़्यादा बता दो कि आप में ही प्रॉब्लम है, ये ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो हर किसी की ईगो हर्ट हो जाती है ना। चीज़ें चेंज हो रही हैं, ऐसा नहीं है, चीज़ें चेंज हो रही हैं। बहुत ज़्यादा काउंसलिंग के बाद लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि ये तो ऐसी प्रॉब्लम्स है जो सॉल्वेबल है, राइट। तो इतना जो पहले था सिनेरियो वैसा नहीं है। पहले तो बिल्कुल ही मेल इनफर्टिलिटी के बारे में बात ही नहीं होती थी, को लगता था मेल इनफर्टाइल नहीं हो सकता। तो सारा चीज़ फीमेल की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, फीमेल में घुसे हुए हैं कि उसको क्या दिक्कत है, बताओ बताओ बताओ। बट आजकल 50-50% हो गया है। 50% इनफर्टिलिटी केसेस मेल इनफर्टिलिटी होती है। तो ऐसा है ना कि अब मेल्स सुनते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं, मन मार के करते हो पर करते हैं। पर मेरे पास फिर भी रोज़ ऐसे पेशेंट आते हैं, रोज़, जिनकी औरतें अलग से, वो बाहर चले जाते हैं ना जब मेल, तो अलग से पीछे रुकती है, 2 सेकंड में बोलती हैं मैडम ये ना बहुत परेशान करते हैं, आप एक बार इनका भी टेस्ट करा लो, क्योंकि ये अपना टेस्ट नहीं देते। और मेल्स बहुत कॉमनली, जब भी मैं बोलती हूँ कि आपके टेस्ट होंगे, फीमेल का अल्ट्रासाउंड होएगा, आप दोनों के ब्लड टेस्ट होंगे, आपका सीमेन टेस्ट होएगा, तो बोलते हैं हम आज तो सीमेन टेस्ट नहीं दे पाएंगे, सीमेन टेस्ट अगली बार ही देता हूँ। कुछ एक हेजिटेशन है उनमें कि अगर उसमें कुछ निकल आया तो फिर
प्रॉब्लम हो सकती है, यू नो। इसीलिए अगेन काउंसलिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसे एज fertility में। नेचुरल प्रोसेस ही देखना चाहिए। यस, बिल्कुल। इंजैकुलेशन एंड इरेक्शन, ये सब डिस्कस करने के लिए क्या आज का मर्द, आज का मेल प्रॉपर खुले दिल से रेडी है डॉक्टर के साथ? देखो, मुझे ऐसा लगता है अभी भी मेल्स फीमेल डॉक्टर्स के साथ तो ये डिस्कस करने में उतने कंफर्टेबल तो नहीं हुए हैं, है ना। तो और मुझे लगता है कि फीमेल डॉक्टर्स में भी थोड़ी हेजिटेशन होती है, वो खुद भी ये डिस्कशन मेल्स के साथ नहीं करना चाहते हैं। सो इन एवरी इनफर्टिलिटी सेंटर कोई यूरोलॉजिस्ट होंगे या कोई मेल डॉक्टर होंगे, यूजुअली वही इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे मेल्स के साथ। मींस मेल टू मेल कन्वर्सेशन चाहिए। यस, मेल टू मेल कॉन्वर्सेशंस फिर भी हो जाती हैं, उनमें हिचकिचाहट रहती है, बट फीमेल्स के साथ तो डिस्कशन करना औखा है, मुश्किल है। दिस इज़ इंडिया, यहाँ पे अभी भी सिनेरियो वैसा ही है, थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है, बहुत स्लो रेट पे आ रहा है, बट अभी उतना ओपन नहीं हुआ है। वो कंफर्ट जोन मिसिंग है। कंफर्ट जोन मिसिंग है अभी। ज़माना एडवांस है, हुकअप कल्चर, बहुत सारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स होते हैं, मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं। जब आज के दौर में वो अपना बेबी करना चाहते हैं, क्या फर्टिलिटी में इशू आ रहे हैं? तो देखो, थोड़ा इनडायरेक्ट इश्यूज आते हैं, है ना। डायरेक्टली तो ऐसा सोचा जाए तो कोई कनेक्शन नहीं है, पर इनडायरेक्टली कनेक्शंस हैं। अब आपके मल्टीपल पार्टनर्स रहते हैं, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रहते हैं, तो आपको पेल्विक इन्फेक्शंस का रिस्क बढ़ जाता है, राइट। अब उस इन्फेक्शन से कभी कभार ट्यूबल ब्लॉकेज हो जाते हैं, राइट। सेकेंड, मुझे लगता है कि अगर आपको अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो जाती हैं, देन यू एंड अप टेकिंग ड्रग्स मे बी, एंड यू आर नॉट अंडर डॉक्टर सुपरविजन। इलीगल अबॉर्शंस हो रहे हैं छोटे छोटे क्लिनिक्स में, उसमें यूट्रस को इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उससे भी इनडायरेक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं। और तीसरा, मुझे लगता है ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट थोड़ा पड़ता है। इफ़ यू हैव मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर्स, तो आप अभी यू आर नॉट वेरी कीन on sexual intimacy with your current partner, right? Intimacy problems हो सकती हैं। So आई बिलीव, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको सेक्सुअल इंटीमेसी नहीं होनी चाहिए या शादी से पहले नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। यू शुड बी सेक्सुअली एक्टिव, इट्स ओके, बट आपको एक तो प्रोटेक्शन यूज़ करना चाहिए, जिससे आपका नॉट जस्ट प्रेगनेंसीज प्रिवेंट हो रही हैं, आपके इन्फेक्शंस प्रिवेंट हो रहे हैं। यू शुड बी केयरफुल इन सिलेक्टिंग योर पार्टनर्स। ऐसा नहीं है कि आप किसी ऐप पे किसी से मिले एंड देन मतलब यू एंडेड अप हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद दैट पर्सन, दैट इज़ रॉन्ग। नो अ पर्सन, talk to them first, go around with them first. If you like that person, then you become intimate. वही वो हुकअप्स ना हो। Yes, hookups I think थोड़े गलत हैं, and otherwise I think ठीक है, but ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जो एंड में आपको फर्टिलिटी इश्यूज फेस करने पड़े। मेंस के लिए कितना खतरनाक है टाइट अंडरगारमेंट्स पहनना, निचली पॉकेट में अपना मोबाइल फ़ोन रखना या ऊपर मोबाइल फ़ोन रखना, इस पे स्पर्म क्वालिटी पे कितना फ़र्क पड़ता है? सो एक्चुअली बहुत ही अंडररेटेड चीज़ें हैं ये, बहुत फ़र्क पड़ता है स्पर्म क्वालिटी पे, है ना। टाइट अंडरगारमेंट्स पहनने से आपके टेस्टिकल्स पे एरिएशन कम होती है, हीट बढ़ती है। सो देर इज़ अ रीज़न कि टेस्टिस जो हैं बॉडी के बाहर रहती हैं, बिकॉज दे नीड अ टेम्परेचर दैट शुड बी कूल। दे नीड अ टेम्परेचर जो 1 से 2 डिग्री कम है आपके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। बट जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपने लैपटॉप रखा हुआ है बहुत देर तक अपने थाइस पे, जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, बहुत कॉमन है उनके साथ, या फिर जो लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं, ठीक है, जहाँ पे लोहे का काम चल रहा है, जहाँ पे हीट उनको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है, मैं हर किसी से पूछती हूँ, उनमें मोस्ट कॉमनली स्पर्म्स में प्रॉब्लम आती है। एंड फोन्स में से रेडिएशंस होती हैं। फ़ोन को आप चाहे नीचे पॉकेट में रखो, चाहे आपको ऊपर वाली पॉकेट में रखो, इट इज़ हार्मफुल इन बोथ केसेस। नीचे वाली पॉकेट में इट विल हार्म योर स्पर्म्स, एंड ऊपर वाली पॉकेट में इट मे हार्म योर कार्डिक फंक्शन ऑल्सो। सो लेकिन मतलब उसका इम्पैक्ट उतना नहीं है जितना बाकी चीज़ों का है, बट हाँ इम्पैक्ट है, और हीट का इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर निष्ठा, मोस्ट कॉमन रीज़न जो स्पर्म काउंट मेन में कम कर रहा है? सबसे मोस्ट कॉमनली स्मोकिंग, देन अल्कोहल, ये दोनों मोर कॉमन फैक्टर्स हैं। देन जिम करते हुए लोग जो स्टेरॉइड्स लेते हैं, दे आर ऑल्सो एट वेरी हाई कैंडिडेट्स फॉर स्पर्म प्रॉब्लम्स। डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा स्पर्म्स को अफेक्ट करता है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा स्पर्म्स को अफेक्ट करता है। उसके बाद माइनर कॉजेज़ हैं, बचपन में हुए इन्फेक्शंस, मम्स वगैरह, उसमें स्पर्म्स आपके कम हो जाते हैं। कोई सर्जरीज हुई हैं आपकी इंग्वाइनल रीजन पे, नीचे वाले रीजन पे कोई सर्जरीज हुई हैं, उससे स्पर्म्स अफेक्ट होते हैं। एंड देन लास्ट होता है कि कोई जेनेटिक कॉज है आपका, है ना। तो ये ज़्यादा कॉमन कॉजेज़ हैं। हमारी प्रैक्टिस में हमें मोस्ट कॉमनली अल्कोहल एंड स्मोकिंग देखने मिलते हैं, जिससे सीमेन बर्बाद हो चुका होता है। एंड देन थर्ड नंबर पे आई वुड से डायबिटीज़ ऑल्सो, जिनका शुगर अनकंट्रोल्ड है, इनके सीमन बहुत ख़राब है।
तो डॉक्टर निष्ठा, जिन मेंस का स्पर्म काउंट बिल्कुल जीरो रह गया है, क्या वो भी आज फादर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। यू वुड नॉट बिलीव कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। तो अब स्पर्म काउंट जीरो है तो पहले तो हमें टेस्ट करा के देखना है कि सीमन बन रहा है और बाहर नहीं आ रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन है, या सीमन बन ही नहीं रहा है, राइट, जिसको नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया बोलते हैं। नाउ अगर सीमन ऑब्स्ट्रक्शन है कहीं पे तो बड़ा सिंपल है। आप टेस्टिकुलर स्पर्म ले सकते हो, ठीक है, आप एपिडिडमिस में ले सकते हो, आप बहुत आसान है उसके अंदर, इसमें एनेस्थीसिया भी नहीं लगता है, ठीक है, आप सीधा एक सिरिंज डाल के स्पर्म्स को एस्पिरेट भी कर सकते हो। वेयर एज अगर आपकी स्पर्म में नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया के सीमेन कम बन रहा है तो उसके कारण ढूंढे जा सकते हैं। अगर जेनेटिक कारण है तो हाँ, थोड़ा कम मुश्किल है कि सीमन हम रिट्रीव कर पाएँ। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आजकल हार्मोनल ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, मेल्स के लिए भी इंजेक्शंस होते हैं, 3 महीने का ट्रीटमेंट है, आप लीजिए। मोस्ट कॉमनली उसके बाद जब हम सीमन लेते हैं टेस्टिस से तो हमें सीमन मिल जाता है इनफ टू मेक एम्ब्रियोज। पर उनसे रिट्रीव जो सीमन है जो हमें टेस्टिस से मिल रहा है उससे हम नेचुरल प्रेगनेंसी या IUI के थ्रू प्रेगनेंसी नहीं दे सकते, फिर उन सीमन से हमें IVF ही करना पड़ता है और कोई चारा नहीं रहता। जैसे आपने बताया कि जीरो स्पर्म काउंट पे भी मेंस जो है वो फादर बन सकते हैं। अब हम वुमेन्स के बारे में सोचते हैं, तो क्या वुमेन्स भी जो जीरो उनके एग काउंट है या मेनोपॉज हो चुका है वो मदर बन सकती हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, पर देखो अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसा कोई आविष्कार नहीं हुआ है जो आपके ख़त्म हुए हुए एग्स को रिवाइव कर पाए, राइट। देयर इज़ नो मेडिसिन इन दिस वर्ल्ड और देयर इज़ नो ट्रीटमेंट इन दिस वर्ल्ड दैट कैन रियलिस्टिकली इंक्रीज योर एग काउंट। 1-2 एक्स्ट्रा बन सकते हैं, 1 का 10 नहीं हो पाता, बट हमारे पास एक बड़ा अच्छा ऑल्टरनेटिव है जिसको बोलते हैं डोनर एग्स, ठीक है। आप एग्स किसी और फीमेल से ले सकते हैं जिसे हम डोनर कहते हैं, एंड ऑफ कोर्स यू कैन गेट प्रेग्नेंट। हाँ, बट फीमेल्स का ये डिसएडवांटेज है कि अगर उनके एग्स एक बार ख़त्म हो गए तो खुद के एग्स से प्रेग्नेंट होना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो अभी मेरे पास एक पेशेंट था, तो उसमें एक्चुअली कपल की एज बहुत ज़्यादा नहीं थी, पर फीमेल को प्रीमेच्योर मेनोपॉज हो गया है, उसके एग्स ख़त्म है और मेल में भी सीमेन ज़ीरो है, राइट। तो अब हुआ क्या उसके अंदर कि मेल के सीमन के लिए तो हमने बोला देखो आपको दवाइयाँ चलाते हैं एंड वी विल डू टीसा या वट एवर वी वांट टू, हम कर लेंगे उसके हिसाब से, हार्मोनल प्रोफाइल के हिसाब से। फीमेल जो है वो तो डोनर एग के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी कि नहीं मेरे को अपने ही एग से करना है। मैंने उसको समझाया देखो आपके एग से होना बहुत मुश्किल है, हम PRP, स्टेम सेल ये सब कर सकते हैं, पर इसमें भी सफलता आने के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। हमें अनफॉर्चुनेटली आपका एग काउंट बढ़ाने के लिए कोई दवाई हमारे पास नहीं है, हमें हो सकता है सब कुछ करने के बाद भी डोनर एग पे जाना पड़े। तो ये एक हार्श ट्रूथ है, नेचर है, कुछ नहीं कर सकते, कुदरती है ये कि फीमेल्स की फर्टिलिटी जल्दी भी ख़त्म होती है और ख़त्म हो जाए तो फिर उसका इलाज ऐसा है कि उनके एग्स नहीं मिल पाते, फिर आप एग्स चाहे बाहर से ले सकते हो, है ना, वो चीज़ है। अगर एक लेडी के बेबी हो गया है और उसका एक्स्ट्रा एम्ब्रियो आपके पास पड़ा है, क्या उन्हें वो एम्ब्रियो रखना चाहिए या डोनेट करना चाहिए? देखो इसके बड़े सारे फैक्ट्स हैं। पहले तो होता था कि अगर किसी का एक्स्ट्रा एम्ब्रियो पड़ा है तो आपको, जब ART लॉ नहीं आया था तो फ्रीडम होती थी कि वो ऐसा कपल है जिनके एग्स नहीं बनते हैं या जिनका सीमन में प्रॉब्लम है, जिनको एम्ब्रियो चाहिए, उनको आप एम्ब्रियो दे सकते हो विद द कंसेंट। पर अब ये पॉसिबल नहीं है। किसी पेशेंट का अगर एक एम्ब्रियो पड़ा हुआ है वो अपना एम्ब्रियो दान नहीं कर सकते और डोनेट नहीं कर सकते, ऐसे डोनेशन पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू इंडियन ART लॉ। दूसरी चीज़ कि यूजुअली अगर एक प्रेगनेंसी हो गई है, सिंगल बेबी है आपका, तो आपको अपना एम्ब्रियो रखना चाहिए। इट विल हेल्प यू फॉर योर सेकंड चाइल्ड, है ना। उसके लिए आपको डेफिनेटली रखना चाहिए। 2-3 साल बाद जब भी आप रेडी हो उसको प्लान करो, वो एम्ब्रियो ट्रांसफर कराओ। तो इन एनी केस, और आपको ये भी नहीं पता रॉन्ग मतलब बैड थिंग्स हैपन एट एनी टाइम। आपकी प्रेगनेंसी स्मूथली जाएगी या नहीं जाएगी, डिलीवरी के बाद बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। इन एनी केस यू शुड हैव वन एम्ब्रियो रेडी विद यू इन द बैक एंड कि आपका एक एम्ब्रियो और पड़ा हुआ है। इंडिया में IVF के जो लॉज हैं उनको जो बेसिक हमें समझ आ जाए वो बताएं। इंडिया में एक तो IVF की एज मेल्स और फीमेल्स के लिए सेट कर दी गई है। फीमेल्स में 21 to 50 ईयर्स, मेल्स में 21 to 55 ईयर्स। इससे ऊपर और इससे नीचे की फीमेल्स या मेल्स IVF अवेल नहीं कर सकते, चाहे उनका इनफर्टिलिटी का क्राइटेरिया पूरा ही हो गया हो, ठीक है। इनफर्टिलिटी के क्राइटेरिया से मतलब ये है कि कोई मेल और फीमेल जो कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, जो 1 साल से अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से ट्राई कर रहे हैं बेबी करने का और उनको सफलता नहीं मिली है, दैट इज़ एंड दोज आर लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज, उस केस में उनको इनफर्टिलिटी बोलते हैं। और अगर उनका क्राइटेरिया पूरा भी हो गया है बट उस एज में नहीं आते हैं तो फिर वो IVF अवेल नहीं कर सकते।
राइट। सेकंड चीज़ होता है कि आजकल oocyte डोनर्स की एज आपकी पूरी फिक्स हो गई है। आपकी अगर सरोगेसी की बात हो तो सरोगेट की एज फिक्स हो गई है। जो कपल्स सरोगेसी अवेल कर सकते हैं उनके क्राइटेरिया फिक्स हो गए हैं, जैसे कि उनका पहले कोई बेबी नहीं होना चाहिए, पेशेंट जो सरोगेट है वो आपकी नोन टू नहीं होनी चाहिए, आप कभी भी पैसा दे के सरोगेसी नहीं कर सकते। पहले ये होता था, पहले पैसा होता देके। था और इसमें एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होती थी फीमेल्स की। तो अब ये हो गया है कि ऑल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी होती है विच इज़ एट नो गेन टू द पेशेंट और द सरोगेट। आपको सिर्फ उतने ही पैसे लगाने हैं जितना उस फीमेल के मेडिकल एक्सपेंस के पैसे आते हैं ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी, राइट। एंड ऑल्सो यू हैव टू गिव टू द सरोगेसी क्लिनिक जो आपकी स्टिमुलेशन कर रहे हैं और एम्ब्रियो बना रहे हैं और बेबी में ट्रांसफर करेंगे, वॉट एवर दैट इज़। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ART लैब्स के बड़े सारे रूल्स आ गए हैं, ART हॉस्पिटल्स लेवल 1 लेवल 2 सेंटर्स के बड़े सारे रूल है। तो आज और अब तो रजिस्ट्री आ रही है, अब तो ओवम डोनर्स की ना, पहले अभी बड़ा लूज सा कॉन्सेप्ट है। मतलब आइडियली तो लॉ कहता है कि एक फीमेल एक ही बारी डोनेट करेगी, और लॉ कहता है कि एक फीमेल जो है 35 से कम होनी चाहिए, राइट, और वो फीमेल लाइफ में एक ही बारी डोनेट करेगी। बट ऐसी बहुत सारी फीमेल्स हम कॉमनली देखते हैं जो हमारे पास रिपीट डोनर्स की तरह आती रहती हैं, राइट। तो अब ऐसा है क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है oocyte डोनर्स की, तो और ऐसा कोई स्ट्रिक्ट वो नहीं है, लॉ नहीं है, तो अभी वो काम चल रहा है। बट धीरे धीरे रजिस्ट्री आ रही है, राइट। रजिस्ट्री में हर डोनर रजिस्टर होएगी एंड पता चलेगा कि उसने कितनी बारी स्टिमुलेट कराया। हर हॉस्पिटल को वो रजिस्ट्री में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी अपने डोनर्स की, अपने केसेस की जो डोनर्स अवेल कर रहे हैं और वो डोनर जो उसकी आइडेंटिटी, तो वो लाइफ में एक बारी से ज़्यादा डोनेट नहीं कर पाएंगी। और एक डोनर एक ही कपल को दे सकती है। मान लो किसी डोनर से हमें 20 एग्स मिल गए, तो दैट डज नॉट मीन कि वो 20 एग्स 4 कपल्स में डिवाइड हो सकते हैं, नहीं, वो 20 एग एक ही कपल के हैं, उसमें से कितने भी एम्ब्रियो बने वो उसी कपल के एम्ब्रियो हैं। पहले होता था कि वो डिवाइड हो जाते थे। हाँ, पहले होता था कि अगर बहुत सारे एग्स मिल गए हैं तो वो डिफरेंट पेशेंट्स को दिए जा सकते थे, बट अब ऐसा नहीं होता है, बाय लॉ नहीं करते हैं। एंड डॉक्टर निष्ठा, व्हाट अबाउट सेम सेक्स कपल्स, LGBT कम्युनिटी हो गई, लेस्बियंस हो गई, गे हो गए, क्या ये भी एज ए सिंगल फादर या सिंगल मदर IVF करवा सकते हैं? सो इंडिया में जो लॉ है वो ये कहता है एज अ सिंगल मदर आप IVF करा सकते हो, आप अडॉप्शन भी कर सकते हैं, बट सिंगल फादर इज़ नॉट अलाउड टू अंडरगो एन IVF और डू एन अडॉप्शन। ये बस हमारा रूल है, तो हमें फॉलो करना है। एज अ सिंगल मदर यू कैन डेफिनेटली डू इट इफ़ देयर सेम सेक्स कपल जो कि फीमेल्स हैं, तो वो अपने एग से एंड डोनर स्पर्म के थ्रू प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आपने कोई ऐसा केस किया है अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाए, उसके स्पर्म फ्रीज हों और उसके बाद उसकी वाइफ को एज अ IVF ट्रीटमेंट दे के बेबी पैदा किया हो? बिल्कुल बिल्कुल। एक मतलब मैंने पर्सनली हैंडल नहीं करा है, बट ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जिसमें मतलब हस्बैंड के स्पर्म्स फ्रोजन थे एंड द हस्बैंड पास्ड अवे, बट देन पॉस्ट्यूमस स्पर्म्स, मतलब आफ्टर पासिंग स्पर्म्स को यूज़ कर सकते हैं एंड हम एम्ब्रियो बना सकते हैं और फीमेल में डाल सकते हैं। IVF जो है इंश्योरेंस में कवर क्यों नहीं होता? क्योंकि ना पहले तो IVF की नीड बहुत कम थी, इतना ज़्यादा इनफर्टिलिटी नहीं था जितना अब हो गया है। IVF वॉज कंसिडर्ड टू बी एन एक्सपेंस जो अननेसेसरी है, जैसे कि आपके कोई भी डर्मेटोलॉजिकल प्रोसीजर्स हैं, कोई भी एस्थेटिक सर्जरीज हैं, वो भी तो इंश्योरेंस में कवर नहीं होती है बिकॉज दे आर नॉट लाइफ सेविंग पर से। अब इनफर्टिलिटी इतना ज़्यादा हो गया है कि धीरे धीरे हर ऑल ओवर वर्ल्ड सरकारों को ये समझ आ रहा है कि इसके लिए हमें इंश्योरेंस देना पड़ेगा। अब धीरे धीरे आ रहा है, इंडिया में भी आ रहा है। इंडिया में भी आ रहा है। इंडिया में अब पहले कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं थी जो इसको इंश्योर करती थी, धीरे धीरे आ रही हैं। एंड NHS में, न्यूजीलैंड में, वहाँ पे 2-3 IVF साइकिल्स फ्री होते हैं, उसके बाद यू हैव टू पे फॉर देमसेल्व्स। डॉक्टर निष्ठा, अब हम एक रैपिड फायर राउंड करेंगे, बट इसके लिए आपको कोई हैम्पर नहीं मिलेगा। ठीक है। Is IVF overused these days? नो। Do celebs make IVF look too easy? यस। Late pregnancy empowering or risky? एम्पावरिंग। Have you ever cried with IVF patient? मेनी टाइम्स। IVF babies are weaker, true or false? फॉल्स। Can stress really stop you getting pregnant? यस। One line that patient use that annoys you. मैडम हम रिपोर्टें फ़ोन पे पता कर लें क्या? Most awkward question you ever asked. मैडम आपके कितने बच्चे हैं? One advice for couples. ट्राई विद लव। One myth you want to destroy forever. कि IVF से कैंसर होता है। AMH वर्सेस अल्ट्रासाउंड पे जो एग नंबर दिख रहे हैं, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? अल्ट्रासाउंड पे जो एग नंबर दिख रहे हैं। दैट्स परफेक्ट डॉक्टर निष्ठा। रैपिड फायर तो काफ़ी अमेजिंग था, बट
मेरा एक क्वेश्चन है, आजकल लोग आईवीएफ को बहुत नेगेटिव ले रहे हैं। वन थिंग जो आप एक्चुअल में बताना चाहोगे कि आईवीएफ बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। एक तो मुझे लगता है कपल्स को मुझे कुछ एडवाइस देनी है। एक तो प्यार से एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे के अंदर खामियां ना ढूंढें, किसी में भी कभी भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसको एज अ मेडिकल इमरजेंसी या फिर कोई डिजीज़ की तरह ही ट्रीट करो कि किसी का इलाज कराना है। डोंट थिंक कि आप में कोई परमानेंट इशू आ गया है। सेकेंड, आई वुड लाइक टू टेल देम कि नेचुरल ट्राई करना और नेचुरल एग्स और सीमेन से प्रेगनेंसी हो जाना इज़ वेरी गुड, बट समटाइम सिचुएशन बहुत आपके फेवर में नहीं होती है। इसलिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, साइंस का एक गिफ्ट है आपके लिए, डोनर एग्स एंड डोनर स्पर्म। आप उससे घबराइए नहीं, ये मत सोचिए कि कैसा होगा क्या होगा। वो आप ही का बच्चा है, वो आपके अंदर रहेगा 9 महीने, आप उसको पाल पोस के बड़ा करेंगे, वो आपके जैसा ही बनेगा जैसा आप उसे बनाना चाहें। थर्ड, आई वुड अर्ज ऑल द कपल्स जो आज शादी कर रहे हैं, वो कपल्स जो शादी प्लान कर रहे हैं, वो कपल्स जो अपने लेट 20s में हैं, कि प्लीज़ अपना लाइफ पार्टनर टाइम पे चुनिए और अपनी प्रेगनेंसी टाइम पे प्लान कर लीजिए। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल होने का वेट कर रहे हैं टू हैव अ चाइल्ड, तो वो कभी नहीं होगा। यू विल नेवर बी फाइनेंशियली स्टेबल इन हियर। तो आपको हमेशा लगता रहेगा कि आपको प्रेगनेंसी पोस्टपोन करनी है, बट कभी कभार बहुत देर हो जाती है। इसीलिए मैं तो चाहती हूँ कि किसी को आईवीएफ की ज़रूरत पड़े ही ना, और सब अपने आप नेचुरली कंसीव कर जाएं। डॉक्टर निष्ठा, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेस पॉडकास्ट। मिलते हैं हम जल्दी। थैंक यू।